मैं AK शर्मा गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में आप सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज हम बात करेंगे हिंदी में गद्य की। आपकी हिंदी में जितने भी चैप्टर हैं गद्य के, आज गद्य के सभी पाठों का हिंदी में व्याख्या करना आप लोग सीख जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पूर्व मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि सभी छात्र वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और यदि वीडियो आपकी समझ में आती है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो आपको सिखाना चाह रहा हूँ, और आप सीख जाते हैं, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट भी करेंगे कि आपको वीडियो अच्छा लगा, आपकी समझ में आया या नहीं आया, और अपने साथियों के लिए शेयर भी करेंगे। तो आते हैं, आज हम ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करके वीडियो पर आते हैं और देखते हैं। देखिए, गद्य में आपसे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक व्याख्या का प्रश्न होता है, एक संदर्भ का प्रश्न होता है, एक प्रसंग का संदर्भ होता है, वो प्रसंग का प्रश्न होता है। अब आप उसके बाद में जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, यदि आपने गद्यांश की व्याख्या ठीक तरह से की है और जो गद्यांश आपका लिखा है उसके लिए आपने ठीक तरह से पढ़ लिया है, तो जो शेष प्रश्न हैं उनके उत्तर आप आराम से दे देंगे। आज आप सीखेंगे सभी गद्यांशों का व्याख्या करना, चाहे वो इंटरमीडिएट की किताब हो, चाहे वो हाई स्कूल की किताब हो, चाहे आपके ग्रेजुएशन की किताब हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन की किताब हो। आज आप सभी गद्यों की व्याख्या करना सीख जाएंगे। व्याख्या करने से पूर्व जब हम प्रश्न हल करते हैं तो हमें क्या करना होता है? व्याख्या से पहले हमें करना है उदांत लिखना है, यानी कि उस गद्यांश का उदय और अंत, यानी कि प्रारंभिक शब्द और अंतिम शब्द। प्रारंभिक शब्द है नए शब्द, डॉट 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 करने के बाद में अंतिम शब्द लिख देंगे आप, प्राण तत्व है। उसके बाद में हमें क्या लिखना है? संदर्भ लिखना है। संदर्भ हेडिंग डालेंगे और संदर्भ के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? पाठ का नाम और लेखक का नाम। इस तरह से आप संदर्भ लिख देंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य भाग के हिंदी गद्य भाग के भाषा और आधुनिकता क्या है? पाठ का नाम। यहां अंडरलाइन मैंने आपको कर दिया है, नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक प्रसिद्ध समालोचक और निबंधकार प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। ये इस तरह से आप संदर्भ लिख देते हैं तो आपके 2 अंक पूरे हो जाते हैं। गणित की तरह आपको अंक मिलते हैं, इसमें अंक करते नहीं। उसके बाद में आता है प्रसंग। प्रसंग हम कैसे लिखें? प्रसंग हम कहाँ से लिखें? हम जो हमारा गद्यांश है उसको पढ़ें और गद्यांश का जो शीर्षक होता है, जिस पर लेखक विशेष ध्यान देता है, शीर्षक कौन सा होता है? जिस पर लेखक ध्यान देता है, जिसको का केंद्र बनाता है, जिसको हमें समझाना चाहता है, वो शीर्षक होता है। और शीर्षक ही हमारा प्रसंग होता है। देखिए यहाँ पर हमारा क्या प्रसंग है? प्रसंग हमने हेडिंग डाला है। प्रस्तुत गद्यांश में यदि आपको लेखक का नाम याद नहीं है और लेखक का नाम भूल जाते हो, लेखक का नाम वैसे आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि आपके लिए गद्यांश में संदर्भ के लिए आपको लेखक का नाम आवश्यक है। और दूसरी तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम बताइए, तो उसके लिए भी आपको लेखक का नाम याद होना जरूरी है। तो आप प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश में लेखक
जो भी लेखक का नाम है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने भाषा की आधुनिकता पर बल दिया है। किस पर बल दिया है? भाषा की आधुनिकता पर। यह हमारा प्रसंग है। किस प्रसंग में बात कर रहा है, किस विषय में बात कर रहा है लेखक? भाषा की आधुनिकता में तो बात कर रहा है लेखक, इसलिए हमारे ये प्रसंग हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि हमें व्याख्या कैसे करनी है, हम व्याख्या कैसे करें। कोई ये नहीं कि इसी की व्याख्या हम करना सीखेंगे, सभी की व्याख्या ऐसी होती है जैसे इसकी होनी है। हम उस गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और ये समझें कि लेखक किस पे ध्यान दे रहा है, लेखक हमें क्या समझाना चाह रहा है, लेखक हमें क्या बताना चाह रहा है। उसको समझने के बाद में हम व्याख्या बड़े आराम से कर देंगे। और व्याख्या का मतलब ये नहीं होता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही लिखोगे, आप देखो वीडियो में सर जी तो हमारे ऐसे बता रहे थे, ऐसे ही हमें लिखना है। ऐसे नहीं लिखना है, यानी कि उसको अपनी भाषा में यानी कि तुम अपनी भाषा में लिखोगे, मेरी भाषा में नहीं लिखोगे। जो आपको किताबों में लिखा है, जो किताबों में आपने पढ़ा है, उसको नहीं लिखोगे, अपनी भाषा में लिखोगे। यानी कि उसका सरल रूप करोगे, सरल रूप हो, और उसको थोड़ा सा बढ़ा दोगे, थोड़ा सा विस्तार कर दोगे। इसको बोलते हैं व्याख्या। जैसे हम इसमें करते हैं, कैसे व्याख्या होगी? नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोगों से युक्त भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। अब इस लाइन में किसकी बात हुई? भाषा में आधुनिकता लाने की। किसकी बात हुई? भाषा में आधुनिकता लाने की। आधुनिकता का मतलब समझ लो, यानी कि जो आज का समय है। आधुनिकता का मतलब है जो आज का समय है, आजकल की बात है। हमें जो भाषा बनानी है वो आज के समय की भाषा बनानी है। आज के समय की भाषा बनाने के लिए हमें क्या करना है? तो ये कह रहा है भाषा में आधुनिकता लाना है। किससे लाना है भाषा में आधुनिकता? व्यवहार प्रदान करके, भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करके। आधुनिकता कैसे आ सकती है? भाषा को आधुनिकता प्रदान करके, व्यवहारिकता प्रदान करके। व्यवहारिकता क्या होती है? पहले व्यवहारिकता को हम समझ लें। व्यवहारिकता का मतलब होता है यानी कि चाल चलन, यानी कि चलन में, आज के सिस्टम में उसको आना ही व्यवहारिकता होता है। जैसे पहले एक नोट चलता था 500 का, पहले 2000 का नोट नहीं था, तो पहले 500 का नोट हमारे व्यवहार में था और 500 का नोट बंद हो गया, 1000 का नोट बंद हो गया, और अब हमारे व्यवहार में कौन सा नोट आ गया? 2000 का। यानी कि व्यवहार में मतलब हमारे साथ है, चाल चलन में क्या है? 2000 का नोट। इसी तरह से चाल चलन को क्या बोलते हैं हम? व्यवहारिकता। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या कैसे करेंगे? नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोगों से युक्त भाषा को, युक्त का क्या मतलब होता है? परिपूर्ण का प्रयोग, नए प्रयोगों से परिपूर्ण भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में। अब देखिए इसकी व्याख्या कर रहे हैं हम, यहां से करेंगे। भाषा में आधुनिकता लाने के लिए नए शब्दों का प्रयोग, नए मुहावरों का प्रयोग, नई रीतियों का प्रयोग भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करता है। भाषा को व्यवहारिकता प्रदान क्या करता है? नए शब्दों का प्रयोग, नए मुहावरों का प्रयोग, नई रीतियों का प्रयोग भाषा को व्यवहारिकता, व्यवहारिकता क्या होती है? चलन। भाषा को चलन, भाषा की व्यवहारिकता मतलब चलन प्रदान करता है। चलन कौन सी? तो जो आजकल का समय होता है, ये आराधम भाषा में आधुनिकता लाना है। यानी कि नए शब्दों का प्रयोग, नए मुहावरों का प्रयोग, नई रीतियों का प्रयोग जो है भाषा में व्यवहारिकता प्रदान करता है, भाषा की चलन को देता है, भाषा को नया रूप देता है, और नए रूप से ही भाषा जो आधुनिक बनती है। ये यहां की व्याख्या हो गई। दूसरे शब्दों में समझा रहा हमें लेखक, दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता। लेखक कह रहा है
कि हम आधुनिक युग के विचार से नए शब्द हम गढ़ लें, किताबों में लिख लें, हम किताबों से पढ़ लें और उसको चलन में ना लाएं, उसको चलन में ना लाएं, तो हमारी भाषा की जो आधुनिकता है, भाषा जो हमारी आधुनिक नहीं बनेगी। जैसे बहुत दिन पहले लोग रेल कहते थे, ट्रेन को क्या कहते थे? रेल। अब लोग कहते हैं ट्रेन। तो हमारी भाषा में कौन सा शब्द आ गया नया? ट्रेन शब्द आ गया। क्या शब्द आ गया? ट्रेन। तो जो हमारे चलन में शब्दों का प्रयोग है, तब हम उसमें आधुनिकरण भाषा में कर रहे हैं। अगर हम केवल पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं और हमारे दैनिक उपयोग में उनका कोई महत्व नहीं है, अर्थात दैनिक उपयोग में हम उसको नहीं ला पा रहे हैं, तो वो भाषा का आधुनिकरण नहीं हो रहा है। जिस तरह से हम बहुत सारे मुहावरे पढ़ते हैं, जैसे वो भाग गया वाली भाषा तो हम जानते हैं, लेकिन हमारा मुहावरा है 9 तो 11 हो जाना, भाग जाना। अब भाषा को यदि हमें जीवित रखना है, भाषा का यदि आधुनिकरण करना है, तो जो हम पढ़ रहे हैं उसको प्रचलन में लाएंगे, उसको चालू रखेंगे, तो हमारी क्या है? भाषा का आधुनिकरण होगा। तो ये कह रहा है, दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से भाषा का विकास नहीं होता है, वरन नए पारिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना है। मैंने क्या कहा कि जो नए शब्द हैं, हम केवल उनको किताब में पढ़ लेते हैं, किताब कापी में लिख लेते हैं, उससे हमारी भाषा का आधुनिकरण नहीं होता है। हमारी भाषा का जो आधुनिकरण होता है, नए शब्दों का हम इस्तेमाल करें, नए शब्दों का हम प्रयोग करें, तो हमारी भाषा का जो है आधुनिकरण होता है। यानी कि हमारी जो भाषा है वो व्यवहार में आती है। व्यवहार का मतलब होता है चलन में आती है। यदि वो शब्द हमारे चलन में आ रहे हैं, तो हम भाषा का आधुनिकरण कर रहे हैं। और हमारे जो शब्द हैं, यदि हम पुराने घिसे पिटे जो पुराने वाले शब्द हैं उन्हीं का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम भाषा का आधुनिकरण नहीं कर रहे हैं। यानी कि व्याख्या का मतलब है उसका विस्तार रूप कर रहे हैं। ये नहीं कि जैसे मैं कह रहा हूं आपको वही लिखना है, आपको वो लिखना है जो आप समझ रहे हैं, थोड़ा सा परिवर्तन करना है और आप उसको लिखते चले जाओगे। आगे है व्यवहार में लाना ही भाषा का आधुनिकरण प्रदान करना होता है। यहां तक की बात आप समझ गए होंगे, क्योंकि व्यवहारिकता ही भाषा का प्राण तत्व है। व्यवहारिकता यानी कि यदि शब्दों को हम व्यवहार में लाएंगे, शब्दों को व्यवहार में लाना ही भाषा का प्राण तत्व यानी भाषा की आत्मा है। शब्दों को व्यवहार में लाना ही भाषा की आत्मा है। यानी कि भाषा, यदि हम उस भाषा को अपने दैनिक प्रयोग में लाएंगे, व्यवहार में लाएंगे, तो वो भाषा जिंदी रहेगी। और उस भाषा को हम अपने प्रयोग में नहीं लाएंगे, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो भाषा क्या होगी? मर जाएगी, अंत हो जाएगा भाषा का। यदि भाषा को हमें जीवित रखना है, तो उसको हमें व्यवहार में लाना पड़ेगा। और आधुनिक भाषा के लिए, भाषा का नवीनीकरण करने के लिए आधुनिक जो शब्द हैं उनका हमें इस्तेमाल करना है, उनको हमें व्यवहार में लाना है। ये हमारी इसमें समझाया गया है। यही अपने शब्दों में, अपनी भाषा में, सरल भाषा में आप यदि इसको लिख देते हैं, तो यही आपकी व्याख्या होती है। अब इससे संबंधित और जो प्रश्न थे, क्योंकि हमने व्याख्या को समझ लिया है, तो अब जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आप आराम से दे दोगे। एक प्रश्न है, भाषा का प्राण तत्व क्या है? भाषा का प्राण तत्व क्या है? आपने यहां व्याख्या की है, तो ये व्यवहारिकता ही भाषा का प्राण तत्व है। 2 नंबर आपके हो गए, क्योंकि आपने इसको ठीक तरह से पढ़ा, तो 2 नंबर आपके हो गए, नहीं हो गए। अगला जो प्रश्न है आपका, अगला जो प्रश्न है, भाषा को व्यवहारिक बनाकर हमें भाषा को आधुनिक बना सकते हैं। तो भाषा को आधुनिक कैसे बना सकते हैं? भाषा को आधुनिक कैसे बना सकते हैं? तो आपने पढ़ी है व्यवहारिक बना करके। भाषा को यदि हम चलन में ले आएंगे, तो भाषा आधुनिक बन जाएगी। तो भाषा को व्यवहारिक बना करके हम आधुनिक बना सकते हैं। भाषा को
आधुनिकता प्रदान करने के लिए हमें क्या करना है, यही प्रश्न पूछे जाते हैं आपके सबके जो अंक होते हैं जो 2 नंबर के होते हैं। भाषा को आधुनिक बनाने के लिए हमें क्या करना है, क्या करना है, नए शब्द नए मुहावरों नए शब्द नए मुहावरे और नई रीतियों का प्रयोग करना है। भाषा क्या हो जाएगी, हमारी आधुनिक हो जाएगी और उसको चलन में लाना है, उसको इस्तेमाल करना है। यही हमारा भाषा का आधुनिकरण का तरीका है। भाषा को व्यवहारिकता में लाएंगे तो हमारी भाषा जो है आधुनिक यानी कि आज के समय की बन जाएगी। इसी के साथ मुझे विश्वास है कि आप सभी लोगों पर जो गद्य है, गद्य का किसी का भी हो अपने शब्दों में आपको लिखना है, अपने शब्दों में उसका सरल रूप करके और उसको बढ़ा चढ़ा करके आप लिखना शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपकी व्याख्या के पूरे अंक आपको मिलेंगे। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये समझना है कि आज आप अध्यापक हैं, आप टीचर हैं, जो भी आपकी कॉपी को चेक करेगा आप उससे ज़्यादा जानते हो, उसे समझाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप इस तरह से आपको समझाना है। आपको इसी तरह समझाने को व्याख्या कहा जाता है। और इसको पढ़ने के बाद में आप इसके संबंधित जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर दे देंगे। संदर्भ का तरीका मैंने आपको बता दिया है, प्रश्न का तरीका मैंने आपको बता दिया है। ये 4 चैप्टर हैं, 4 पहले जो चैप्टर हैं उनके पाठों के नाम और उनके लेखकों के नाम आप याद कर लेंगे। पहला पाठ है आपका राष्ट्र का स्वरूप, इसके जो लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। दूसरा पाठ है आपका भाग और पुरुषार्थ, इसमें जैनेन्द्र कुमार आपके लेखक हैं। और तीसरा पाठ है आपका रॉबर्ट नर्सिंग होम में, इसके कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर इसके लेखक हैं। और अगला चौथा पाठ है अशोक के फूल, डॉक्टर हजारी प्रसाद जी ने लिखा है। इन चारों के लेखक और चारों पाठों के नाम याद कर लेना, ये सुनिश्चित है। इसी में से आपका एक गद्यांश आ जाएगा और आप उसको भली भांति अपनी परीक्षा में पूरा करके आएंगे और आपको 10 अंक मिलेंगे। इसी के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय।